गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और अपनी रिवीजन क्लासें चल रही थी। फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम जो आपके 23 तारीख को है, तो अपनी कोशिश रहेगी कि हम थोड़ा जल्दबाजी में कर रहे हैं। वैसे ये रिवीजन नोट्स ही है, विस्तृत नोट्स नहीं है। एक बार वापस कह देता हूँ, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है जो आपको एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले पढ़ के जाना होता है। उससे क्या आता है, कम से कम कॉन्फिडेंस आता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है ना। कम से कम 10 ही कह देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, वो चीज़ें हैं। तो आप ये देख के जाना और इनसे आपका क्वेश्चन करीब करीब मेरा अनुमान हो जाएगा। ठीक है। तो ध्वनि सिद्धांत पूछ ले किसने दिया, तो ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन ने दिया। किसने दिया था? आनंदवर्धन ने। और ये 9वीं शताब्दी का सिद्धांत है, या ये 9वीं शताब्दी के आचार्य हैं। ठीक है। और ध्वनि सिद्धांत का सर्वप्रथम यानी प्राचीनतम प्रयोग मिलता है हमें अथर्ववेद में। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में, ये ध्यान रखना। और ध्वनि की प्रेरणा भर्तहरि के स्फोटवाद सिद्धांत से मिली आनंदवर्धन को। पूछ ले ध्वनि की प्रेरणा आनंदवर्धन को कहाँ से मिली, या ध्वनि की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो भर्तहरि का एक स्फोटवाद सिद्धांत था, उससे ध्वनि की प्रेरणा मिली है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और ध्वनि का मूल आधार पूछ ले, ध्वनि का मूल आधार व्यंजना है। मतलब व्यंजना समझ सकती है, आपने अच्छे से सीख ली, अच्छे से आपके क्लियर हो गई, तो ध्वनि सिद्धांत समझ लो आपका कंप्लीट है। ठीक है ना। ध्वनि सिद्धांत का मूल आधार व्यंजना है। यूं ना लक्षणा कर दो, आप अभिधा कर दो, तो आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट कर लो। ध्वनि का मूल आधार पूछ ले तो व्यंजना है। ठीक है। फिर आनंदवर्धन सहृदय की अवधारणा के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। पूछ ले सहृदय की अवधारणा के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, बताओ कौन है? वो है आनंदवर्धन, ये ध्यान रखना। और ध्वनि प्रस्थापन आचार्य पूछ ले, ध्वनि प्रस्थापन आचार्य तो वो मम्मट है। ठीक है ना। सहृदय आ जाए कहीं भी तो उसकी अवधारणा के प्रतिष्ठापक आचार्य आनंदवर्धन है। ठीक है। फिर ध्वनिवादी आचार्य कौन कौन से? एक क्वेश्चन अच्छा बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप ध्यान में रखें। एक तो आनंदवर्धन हो गए, दूसरे अभिनव गुप्त हो गए, तीसरे मम्मट हो गए। जैसे आनंदवर्धन ने सिद्धांत दिया, इन्होंने ध्वनि सिद्धांत को व्यवस्थित किया। ठीक है। और ये प्रस्थापन आचार्य हैं। फिर ये रूयक हो गए। इन तीन तो मतलब जो ध्वनि सिद्धांत से सीधे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर रूयक हो गए, फिर भोजराज हो गए, फिर विश्वनाथ और जगन्नाथ, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर ध्वनि सिद्धांत दिया किसने? आनंदवर्धन ने। व्यवस्थित किसने किया पूछ ले तो अभिनव गुप्त ने। व्यवस्थित किसने किया? अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने क्या कहा था कि रस व्यंग्य होता है, वाच्य नहीं। ये कई बार कथन एग्जाम में पूछा हुआ है कि रस व्यंग्य होता है, वाच्य नहीं। किसका मानना है? अभिनव गुप्त का। ठीक है साथियों। तो ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन का है, 9वीं सदी का सिद्धांत है। प्राचीनतम प्रयोग अथर्ववेद में मिलता है। ध्वनि की प्रेरणा भर्तहरि के स्फोटवाद सिद्धांत से मिलती है। ध्वनि सिद्धांत का मूल आधार व्यंजना है, यानी व्यंजना समझ सकती है। ठीक है। और आनंदवर्धन ने क्या है? सहृदय की अवधारणा के प्रतिष्ठापक आचार्य आनंदवर्धन है। ध्वनि प्रस्थापन आचार्य मम्मट है। ठीक है ना। ध्वनिवादी आचार्य पूछ ले आनंदवर्धन, इन्होंने ध्वनि सिद्धांत दिया। ध्वनि सिद्धांत को व्यवस्थित अभिनव गुप्त ने किया। ध्वनि सिद्धांत को प्रतिस्थापित मम्मट ने किया। फिर रूयक हो गए, फिर भोजराज हो गए, फिर विश्वनाथ, फिर जगन्नाथ। ठीक है। व्यवस्थित आनंद अभिनव गुप्त ने। इन्होंने क्या कहा? रस व्यंग्य होता है, वाच्य नहीं। ठीक है। फिर रस ध्वनि काव्य की क्या है? आत्मा। रस ध्वनि को काव्य की आत्मा माना गया। ये पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था। ठीक है। और ध्वनि के त्रिविध प्रकार पूछ ले कौन कौन से? वस्तु, अलंकार और रस। त्रिविध प्रकार पूछे तो ये ना, त्रिविध, ये सब ध्यान में रखना। तो वस्तु, अलंकार और रस, ये ध्वनि के त्रिविध प्रकार है। ठीक है। ध्वनि क्या है? ध्वनि देखो वो है कि पूर्ववर्ती वर्णों के उच्चारण संस्कार के साथ, यानी पूर्ववर्ती वर्णों के उच्चारण संस्कार के साथ अंतिम वर्णों के उच्चारण के अनुभव से जो अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, वही ध्वनि। जैसे आपने घंटा देखा होगा मंदिर में या कहीं भी, हम घंटा बजाते हैं, बोलता है ना टन, लास्ट में जो आवाज़ आती है ना, वही ध्वनि है। ठीक है ना। लास्ट वाली आवाज़ है ना, वही ध्वनि है। ये क्या कह रहा है कि पूर्ववर्ती वर्णों के उच्चारण संस्कार के साथ अंतिम वर्णों के उच्चारण के अनुभव से जो अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, जो अर्थ हमें लास्ट में पता चलता है, वही ध्वनि है। घंटा बोलता है ना टन, जो पीछे से आवाज़ आ रही है ना, यही ध्वनि है। ठीक है साथियों, मेरे हिसाब से आपके समझ में आया होगा। फिर स्कॉट जोन्स का एक कथन है कि भारतीय साहित्य में आनंदवर्धन का वही स्थान है जो ग्रीक साहित्य में किसका है? लोंजाइन्स का। स्कॉट जेम्स का क्या मानना है कि भारतीय साहित्य में आनंदवर्धन का वही स्थान है जो ग्रीक साहित्य में किसका है? लोंजाइन्स का है। यानी लोंजाइन्स यूरोप का रोमांटिक आलोचक था, तो आनंदवर्धन भारत का रोमांटिक आलोचक। तो ये किसका मानना? स्कॉट जेम्स का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसे कह सकते हो। ठीक है। फिर आ जाओ हिंदी में। हिंदी में पहली बार ध्वनि का शास्त्रीय विवेचन किसने किया? तो हिंदी में पहली बार आचार्य चिंतामणि ने ध्वनि का शास्त्रीय विवेचन किया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर भोजराज ने ध्वनि या व्यंग्यार्थ को तात्पर्य से भिन्न माना है। भोजराज ने ध्वनि को व्यंग्यार्थ को, ध्वनि या व्यंग्यार्थ को तात्पर्य से भिन्न माना है। ठीक है ना। आगे देखो,
ध्वनि क्या है वापस एक बार और देख लो। पहले तो ये परिभाषा हो गई, एक और है, यानी वाच्यार्थ से अधिक उत्कृष्ट व्यंग्यार्थी ध्वनि है। मतलब वाच्यार्थ से अधिक उत्कृष्ट, जो वाच्यार्थ से अर्थ ना निकले, जो अर्थ व्यंग्यार्थ से निकले वही ध्वनि है। जैसे संध्या हो गई, एक तो संध्या मान लो वैसे ही माने कि शाम हो गई, अब उसका अलग अर्थ निकलेगा। संध्या हो गई तो मजदूर सोचेंगे घर जाने का टाइम हो गया, पुजारी सोचेगा मंदिर जाने का टाइम हो गया। तो मतलब जो वाच्यार्थ से अधिक उत्कृष्ट व्यंग्यार्थ होता है ना, वही ध्वनि है। ठीक है, आगे क्या एक परिभाषा हो कि जहाँ अर्थ स्वयं को तथा शब्द अपने अभिधेय अर्थ को, अभिधेय अर्थ यानी जो लोक प्रचलित अर्थ है, सीधा अर्थ है, जैसे हम बात कर रहे हैं वो अभिधा शब्द शक्ति में हम बात करते हैं। ठीक है ना, जहाँ अर्थ स्वयं को तथा शब्द अपने अभिधेय अर्थ को, अभिधेय अर्थ को तो क्या कर देता है, गौण करके प्रतिमान यानी व्यंग्य अर्थ को प्रकाशित करें। जो व्यंग्य का अर्थ है ना वही ध्वनि है। ठीक है साथियों, आगे देखो आनंदवर्धन। देखो ज़्यादा विस्तृत नहीं देखेंगे क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ ऊपर से हो जाना है, क्यों अंदर जाना है। मैं बार बार कहता हूँ सिलेक्शन लेना, विद्वान नहीं बनना है। ठीक है, तो आनंदवर्धन, आनंदवर्धन की एक बुक थी ध्वन्यालोक। क्या थी, ध्वन्यालोक किताब थी, इनकी पुस्तक थी। ठीक है, जिसमें 4 अध्याय, कितने अध्याय है, 4, जिसमें अध्याय को उद्योत कहा गया है। क्या कहा गया, अध्याय को उद्योत कहा गया। ठीक है, इनकी एक पंक्ति है, यथार्थे शब्दों व तमर्थ मुस जननी करते स्वार्थो। अर्थ मुझे भी नहीं आता लेकिन आप ये याद रखना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यथार्थे शब्दों व तमर्थ मुस जननी करते स्वार्थो, ये याद रखना किसकी पंक्ति है, आनंदवर्धन की। फिर काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बदरिए, ये पिछली भाषा गढ़ में आई थी। काव्यस्य आत्मा ध्वनि, ये ध्वनि आपको कहीं लाइन में दिख जाए ना तो आपका 99% आप कटोरा भी लगाते हो ना तो आनंदवर्धन का ही निकलेगा। ठीक है, और संस्कृत समीक्षा शास्त्र के सेकंड यानी दूसरे प्रस्थान बिंदु पूछ रहे तो कौन है, आनंदवर्धन। आप पूछोगे पहले कौन है, पहले है भरत मुनि। पहले कौन है, भरत मुनि। ठीक है साथियों, हम बात कर रहे हैं ध्वनि सिद्धांत की, जहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाना है, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं ध्वनि के भेद। अब ध्वनि के भेद कितने हैं, तो भेद आपको ध्यान में रखना, ध्वनि के 3 है। कितने भेद है, 3। पहला ध्वनि काव्य, पहला भेद है ध्वनि काव्य। इसमें प्रतीयमान यानी व्यंग्यार्थ, प्रतीयमान व्यंग्यार्थ को कहते हैं। प्रतीयमान प्रमुख होता है और वाच्यार्थ क्या होता है, गौण होता है। यानी व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है और वाच्यार्थ क्या होता है, गौण। ये शब्द आता है तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, व्यंग्यार्थ को ही प्रतीयमान कहते हैं। ठीक है, तो वाच्यार्थ तो गौण, प्रतीयमान प्रमुख होता है, वो क्या होता है, ध्वनि काव्य। फिर दूसरा गुणीभूत व्यंग्य, जिसमें प्रतीयमान और वाच्यार्थ यानी व्यंग्यार्थ और वाच्यार्थ दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वो क्या होता है, गुणीभूत व्यंग्य। फिर चित्र काव्य, वाच्यार्थ प्रमुख बन जाता है और व्यंग्यार्थ गौण हो जाता है। चित्रकाव्य में क्या होता है, वाच्यार्थ प्रमुख हो जाता है और प्रतिमान यानी व्यंग्यार्थ गौण हो जाता है। तो ये 3 भेद थे ध्वनि के, ये आपको ध्यान में रखना है, इनको आप इंपॉर्टेंट कह सकते हो। ठीक है साथियों, आगे देखो मम्मट। मम्मट ध्वनि प्रस्थापन आचार्य माने जाते हैं। हमने अभी बात करी, वाच्यार्थ से अधिक उत्कृष्ट व्यंग्यार्थी ध्वनि है। वाच्यार्थ से अधिक उत्कृष्ट क्या है, व्यंग्यार्थी ध्वनि है। और इन्होंने ध्वनि के 3 भेद माने, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अदम या अवर काव्य। ठीक है, और अभिनव गुप्त ने रस को व्यंग्य एवं विभाव आदि को क्या कहा, व्यंजक कहा है। रस को व्यंग्य और विभाव आदि को व्यंजक कहा है। ठीक है, अब ध्वनि के जो सर्वमान्य भेद है जो बार बार पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं, वो आपको थोड़ा ध्यान में रख लेना है, सीधा पूछ ले। बाकी यहीं से क्वेश्चन आएगा कि ध्वनि के 2 भेद हैं, कौन से, एक तो अभिधामूला ध्वनि और दूसरा लक्षणामूला ध्वनि काव्य। एक तो अभिधामूला ध्वनि हो गया और ये दूसरा लक्षणामूला ध्वनि। ठीक है, अभिधामूला ध्वनि काव्य, दूसरा लक्षणामूला ध्वनि काव्य। इसको विवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं, लक्षणामूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं। अब देखो इसमें व्यंग्यार्थ प्रधान होता है, लेकिन वो है ना अभिधा लक्षणा और व्यंजना, यानी व्यंजना प्रधान है लेकिन व्यंजना इस भेद में नहीं है। आपको ध्यान में रखना है, भेद तो अभिधामूला और लक्षणामूला ही है, व्यंजनामूला नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, भेद अभिधामूला और लक्षणामूला ही है, व्यंजनामूला भेद नहीं है। ठीक है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो आगे देखो अभिधामूला ध्वनि और लक्षणामूला ध्वनि। पहला भेद अभिधामूला ध्वनि और दूसरा कौन सा है, लक्षणामूला ध्वनि। अभिधामूला ध्वनि को क्या कहते हैं, मतलब विवक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं। इसमें क्या होता है अभिधामूले में, जहाँ वाच्यार्थ से पूर्व यानी जो वाच्यार्थ होता है ना उससे पहले अभिधा का अस्तित्व रहता है, वाच्यार्थ से पहले अभिधा का अस्तित्व रहता है, वो अभिधामूला ध्वनि होती है। ठीक है, और लक्षणामूला ध्वनि में क्या होता है, मतलब आपने पढ़ रखा होगा मेरे हिसाब से, इसमें क्या होता है, व्यंजना से पूर्व लक्षणा का अस्तित्व है, यानी व्यंजना से पूर्व लक्षणा का अस्तित्व है, यानी व्यंग्यार्थ तक पहुंचने के लिए वाच्यार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। अभिधा में होती है लेकिन इसमें आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसके 2 भेद है अभिधामूला के, एक संलग्न क्रम ध्वनि जिसे अनुरणन ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अनुरणन ध्वनि भी कहते हैं, आपको इतना अंदर नहीं जाना है। अभी विवक्षित वाच्य का पहला भेद है संलग्न क्रम ध्वनि, दूसरा असंलग्न क्रम ध्वनि। पहला संलग्न क्रम ध्वनि, दूसरी असंलग्न क्रम ध्वनि। ठीक है, लक्षणामूला यानी अविवक्षित वाच्य ध्वनि का एक भेद है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, और दूसरा अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि।
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक आपको ध्यान में रखना है, जो अश्लंग शिक्रम ध्वनि है ना, ये अश्लंग शिक्रम ध्वनि है, इसमें रस भाव, रसाभास, भावाभास, भवोदय, भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता, ये सारे इसके ही भेद है। ठीक है ना, जो मैंने अभी बोले वापस बोलो, रस भाव, भवाभास, रसाभास, भाव उदय, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता, ये किसके हैं? अश्लंग शिक्रम ध्वनि के भेद हैं। ये आपको थोड़े ध्यान में रखना है। और आपको मोटा मोटा यही ध्यान रख लेना, इस सारणी से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हो। ध्वनि के दो भेद हैं, अभिधामूला और लक्षणामूला। अभिधामूला को विवक्षित वाची ध्वनि कहते हैं, लक्षणामूला को अविवक्षित वाची ध्वनि कहते हैं। अभिधामूला ध्वनि के दो भेद हैं, पहला भेद श्लंग शिक्रम ध्वनि, दूसरा अश्लंग शिक्रम ध्वनि। लक्षणामूला ध्वनि का पहला भेद अर्थांतर संक्रमित वाची ध्वनि और दूसरा अर्थांतर त्रिष्कृत वाची ध्वनि। ठीक है, अब इसमें क्या है वो तो अब आपने पढ़ा होगा, फिर भी एक बार देख लो। जो इसके मूल में ना अर्थांतर संक्रमित वाची, इसमें उपादान लक्षणा होती है, उपादान लक्षणा। ठीक है, और इसमें लक्षण लक्षणा होती है। मतलब उपादान लक्षण वाले सारे एग्जाम्पल किसके होंगे? अर्थांतर संक्रमित वाची के। और लक्षण वाले उदाहरण किसके होंगे? अत्यंत त्रिष्कृत वाची ध्वनि के। एग्जाम्पल आए तो हो जाएगा। मतलब अगर आप समझ सकते अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपका ध्वनि सिद्धांत हो गया। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है ये। तो साथियों, हमने कोशिश करी है रिविजन क्लास के रूप में, क्योंकि 10 मिनट में इतना ही दे सकते हैं। और मैं इतना कह सकता हूँ, आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। आप भरोसा रखें और इसको 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना आपसे हो सके उतना देखे जाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको ध्वनि सिद्धांत का क्वेश्चन सही करना है। एक बार फिर से मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।